नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है हाउ टू डील विथ योर इमोशंस। इमोशंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है दोस्तों हमारी ज़िंदगी का। अगर हमने उस पर सही तरीके से जीना सीख लिया तो हमने सच में जीना सीख लिया। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और वो बहुत सारे एमएनसीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ब्रदर, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आज के एपिसोड में मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि जब हम बात करते हैं लव की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सटल इमोशन है। ये इमोशन हमें बनाता भी है और कई बार हमें बिगाड़ता भी है। अब ऐसे में अगर मैं बात करूँ लव एज एन इमोशन की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अनायका, आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। वास्तव में लव एक इमोशन नहीं है। अच्छा। लव एक स्टेट ऑफ बीइंग, आत्मा की एक अवस्था है, आत्मा का एक मूल गुण है। क्योंकि यूजुअली जब हम इमोशन शब्द यूज़ करते हैं तो एंगर, एंजाइटी, राइट। तो ये एंगर, एंजाइटी आत्मा का या हमारा निजी गुण नहीं है जी। ये तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जो है, एक अवस्थाएं जो है टेम्परेरी जो है, ये अवगुण जो है आत्मा के ऊपर है। बट देखा जाए तो लव इज़ नॉट एन इमोशन, लव इज़ द स्टेट ऑफ द सोल। आत्मा का एक मूल गुण है। एंगर जो है वो कोई मूल गुण नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म है। राइट। बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं शर्त लगाऊं किसी से कि हम आपको इतने रुपये देने के लिए तैयार हैं, शर्त क्या करना है? 1 घंटा कंटिन्यूसली एंगर में रहना है, बीच में 1 सेकेंड भी रुकना नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं। कोई कितना गुस्सा करेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, सही बात है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? शांत। बिल्कुल। बिकॉज पीस इज माई ओरिजिनल क्वालिटी। उसके बाद में खास करके जब गुस्सा आता है, गुस्सा के बाद में एक अजीब सा वैक्यूम आता है। वो वैक्यूम जो होता है वो हम एनालाइज करते हैं कि शायद कुछ लोगों के लिए वो हेल्पफुल होता है समझने में कि मैंने गलती कर दी इतना गुस्सा करके। कुछ लोगों के लिए वो एक रिलीज़ होता है कि भाई चलो मैंने इतना गुस्सा करके रिलीज़ कर दिया अपने इमोशन को। ऐसे में लव को एक्सपीरियंस करना कि भाई सामने वाले व्यक्ति से मैं प्यार भी करती हूँ, या मेरी माँ है या मेरे पिताजी है या फिर मेरी फ्रेंड है, वो आता ही नहीं है थॉट में। वो गुस्सा इतना ज़्यादा आवेश में आता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें दुश्मन लगने लगता है, जबकि उनसे ही हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? अनायका, जैसे आप बता रही हैं कि गुस्सा आ गया, मैंने गुस्सा एक्सप्रेस कर लिया तो हमको लगता है रिलीज़ हो गया। राइट। बट वास्तव में वो रिलीज़ नहीं हुआ। थोड़ा आपको राहत मिल गई, लेकिन हमने क्या किया कि उस संस्कार को वापस रिपीट किया। और कोई भी चीज़ जब रिपीट होती है तो मैंने पहले ही बताया था, वो ऑटोमेशन मोड पे चली जाती है। और ऑटोमेशन मोड पे जाना का मतलब ये होता है कि अगली बार उसके भी आने की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हम जो है हमने रिलीज़ कर लिया, बट रिलीज़ हमने नहीं किया है। ब्रदर, यहीं पर एक थॉट आता है कि सप्रेस्ड एंगर भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैंने अपने एंगर को सप्रेस कर दिया तो वो एक धमाके की तरह एक दिन निकलेगा। जैसे वाइफ्स के साथ ही बहुत सारा होता है कि हम सहन करते हैं, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, या फिर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया होगा ऐसे ही, कोई बात नहीं, वो शायद गुस्से में होंगे। लेकिन एक दिन आता है, आपने ये बोला था, आपने वो बोला था, आपने ये किया था, उस वक्त आपने ये बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा ना हो जाए, उससे बेटर तो छोटे छोटे गुस्से के पैटर्न्स में वो चला जाए। राइट। हाँ, तो अनायका, जैसे आप बता रही थी कि सहन करना पड़ता है, बट वास्तव में देखा जाए तो लोग समझते हैं कि हम सहन कर रहे हैं। वो सहन करना होता ही नहीं है, वो होता है इमोशन को सप्रेस करना। अच्छा। तो कई बार हम इसमें गलतियां कर बैठते हैं। हमको लगता है कि हम तो आपका सह रहे हैं, इतना सहा, कब तक सहना है? राइट। तो वास्तव में कब तक सहना हम कह रहे हैं, बट हमारे मतलब ऐसे हमारी माताएं और बहनें ऐसे अक्सर करके जब इस एंगर का शिकार होती हैं, जो कई बार अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, तो उनको लग रहा है हम सह रही हैं, बट बेसिकली वो सहना या टॉलरेंस नहीं है, वो हो रहा है सप्रेशन। ओके। और आप शायद पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट वेदर ये सहना हुआ एग्जैक्टली या सप्रेशन हुआ? तो इसकी निशानी ये होती है कि अगर मैंने सप्रेस किया है, तो इमोशन का एक रूल्स होता है कि किसी भी नेगेटिव इमोशन को अगर मैंने सप्रेस किया तो अंदर की शांति चली जाएगी।
अंदर में पूरा टोर्नाडो आ जाएगा। टॉर्नेडो नहीं। और लोग मालूम है क्या करते हैं, उस ऑटोमेटिक जो थॉट भी चालू हो जाते हैं जी, और लोग क्या करते हैं उसका खूब रिहर्सल करते हैं राइट, और पूरे दिन वो रिहर्सल करते रहेंगे। सास बहू के एग्जाम्पल में जी, सासू माँ ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, तो हम बाहर से तो स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से वो रिहर्सल चालू रहता है। राइट, और जितना ज़्यादा रिहर्सल उतना ज़्यादा इमोशन, और जितना ज़्यादा इमोशन उतनी मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। यस, ये होगा। बिल्कुल, और हम बाहर से लेवल क्या लगा रहे हैं, मैं तो सह रही हूँ, लेकिन सहनशीलता में ऐसे नहीं होगा। राइट, अगर आप सच में हम सहेंगे तो सहने के बाद हमारी जो स्टोरीज जो चलती हैं ना, स्टोरीज नहीं चलेंगी, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा और हम एक महानता, एक सेल्फ एस्टीम का अनुभव होगा। मैं चाहूँ तो उनको बोल सकते थे, पर मैंने बोला नहीं। मैंने बोला नहीं। वाह, और स्व इच्छा से, दिल से, मजबूरी में नहीं। और वहाँ पे क्या हो रहा है, एक मजबूरी का अनुभव हो रहा है कि अगर ये मेरी सासू माँ ना होती ना, अगर मेरी अथॉरिटी होती तो मैं इनको बताती कि इस व्यवहार का क्या है। राइट, तो वहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पे सहनशीलता। तो जहाँ पे सहनशीलता होती है, आत्मा को एक आदर्शता का, एक सेल्फ एस्टीम रेज हो जाता है राइट, और स्टोरीज नहीं चलती हैं। राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरीज चल रही हैं। ब्रदर, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है सहन करना जो आपने बोला कि इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्च्यू, और दूसरा है समाना, कि भाई मैंने समा लिया आपकी बात को। देखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर समाने की शक्ति अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। तो समाना और सहन करना, इन दोनों में से क्या सही है? देखिए, सहन करना में भी कहीं ना कहीं समाना जो है शामिल है। अच्छा, सेपरेशन में नेगेटिव चीज़ों को समाया जा रहा है अच्छा, और सहनशीलता में पॉजिटिव चीज़ों को को समाया जा रहा है। ओके, जिसको हम एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है, रेजिग्नेशन है, स्ट्रगल है, आपने मुझे कैसे बोल दिया, हेल्पलेसनेस है। तो बड़े मजबूरी में हम क्या कर रहे हैं, भावनाओं को दबा रहे हैं। राइट, और मुझे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि हमको लगता है कि दबाकर सारी चीज़ें शांत हो जाएगी, वो चीज़ें दब गई हैं। ऐसा नहीं होता है। राइट, क्यों? क्योंकि जो आप बता रहे थे कि एग्रेशन या एंगर जो होता है ना, ये एक बर्निंग कोल की तरह होता है, राइट, जलते हुए कोयले की तरह होता है। और इस कोयले को मैंने जितने लंबे टाइम तक पकड़ा, जी, उतना ये मुझे अपने आप जलाएगा। ओ, और मैं कहीं तो ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर मैंने गर्म कोयला आप पर फेंकने के लिए मैंने पहले प्रयास किया, पहले तो अपना ही हाथ जलेगा। सो ट्रू, सो और ट्रू। सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने अगर हमें कुछ कह भी दिया ऊपर नीचे, वो चला भी गया है और हो सकता है उसको इसका एहसास भी ना हो, याद भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता। वो भूल जाते हैं। अगली बार मिलेंगे तो हंसते हुए मिलेंगे, और हमारे दिमाग में वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से या 2 दिन या जितने समय तक उस व्यक्ति से ना मिले हो आप, आपके दिमाग में वो चल रहा है। बिल्कुल। और वो चलता ही नहीं, यहाँ तक मैं और बात बताऊं कि वो तो चल रहा है, अब अंदर कोयले की गर्माहट फील हो रही है। राइट, अब हम हो रहे हैं बेचैन। तो बेचैनी होती है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो भी उनके जो करीब रहते हैं उनको बोलते हैं, उनको बोलना नहीं, क्रिटिसिज्म, निंदा बोलना तो एक अच्छी बात हो सकती है कि शेयर करके हल्के हो गए। यहाँ पे शेयरिंग नहीं चल रही है, क्रिटिसिज्म, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी बिलीफ, मेरे रूल्स के अनुसार सासू माँ ने नहीं किया। बिहेव नहीं किया, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म चालू। राइट, और क्रिटिसिज्म में भी जो मैं बता रहा था कि क्रिटिसिज्म भी इनडायरेक्टली मालूम है किसको सूचित करता है, ये हमारे सटल ईगो को ही कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। सो ट्रू, आई बिलीव इन दिस, यस। क्यों ईगो यहाँ पे क्यों आ गया, उसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए। राइट, उनको मेरी एक्सपेक्टेशंस, ये मेरी नीड है, राइट, लेकिन वो मेरी नीड पे खरे नहीं उतरे, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोल दिया है, बर्ताव कर दिया, तो मुझे हो गया है हर्ट। राइट, और क्योंकि मैं अंदर बेचैन हूँ, मैं ये भी नहीं होता, चलिए एक बात ये होता है कि मैंने अपनी बातों को कन्वे कर दिया, उनको कन्वे भी नहीं किया है, बाहर से मैं स्माइल कर रहा हूँ और कर रही हूँ, और अंदर उस गर्माहट को मैं पकड़े हुआ हूँ। ब्रदर, यहाँ पर एक थॉट आती है कि जब हम बात करते हैं इमोशंस की, स्पेशली जब हम, आपने कहा कि इमोशन जो है ये एक, लव जो है ये एक वर्च्यू है आत्मा का, इसके साथ एक और पहलू जुड़ता है, वो है अटैचमेंट। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जानना, और हमारे दर्शकों के लिए आई एम श्योर, कि कैसे पता चले कि ये लव है कि अटैचमेंट है। बिकॉज क्या होता है ब्रदर, ये दोनों अपने आप में इतने प्यार से जुड़े हुए हैं कि दोनों हंग संग रहते हैं, साथ में हम संग रह करके दोनों हमारे अंदर ही जी रहे हैं। तो उस चीज़ को हम सेपरेट करके कैसे समझ में आए कि ये लव है कि अटैचमेंट है? नायिका, आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न जो है ना,
माताओं के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए भी हैं, Right. क्योंकि ये बार बार शब्द आता है फॉलन इन लव, है Right. ना, एंड वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट वेदर इवन इट इज़ लव और अट्रैक्शन राइट या लव या अटैचमेंट। राइट तो ये पाया गया है कि जो लव और अटैचमेंट में जो मैं डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो लव और अट्रैक्शन के लिए भी सेम डिफरेंस चलने वाला है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाएंगे कि लव जो होता है ना, वो निस्वार्थ होता है, जी और अटैचमेंट में क्या होता है, कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। राइट मेरे मुताबिक चीज़ें चलें, दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट अटैचमेंट में लेने की भावना है, और लव में क्या होता है, देने की भावना है। वाओ अटैचमेंट आपको बंधन में बांधता है, लव इज फ्रीडम। दैट देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। शुरुआत जब किसी चीज़ की होती है, सपोज अगर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस पल से लेकर के जब तक वो उस शरीर में रहती है, जी, तब तक वो प्यार बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने एकदम सही कहा कि उसमें देने की भावना होती है, लेकिन साथ ही साथ एक शब्द बहुत साथ में कॉमनली जुड़ता है, और वो है अटैचमेंट। तो एज अ मदर अटैचमेंट होना तो जायज़ है, राइट? ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने उनको पैदा किया है, उन्होंने उनको ज़िंदगी दी है, तो अटैचमेंट तो होगा ही। ये आपने जो प्रश्न किया, मैं इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि एक माता होती है, अपने बच्चे को प्यार करती है, तो शुरू में तो उसका प्यार रहता है, लेकिन उस प्यार में कब वो धीरे धीरे अटैच्ड हो जाती है, वो पता ही नहीं पड़ता है। ओके तो हमको लगता है कि माता बच्चे से प्यार कर रही है, आवश्यक नहीं है, प्यार रहता है, मैं एग्री करता हूँ, बट कब हमने प्यार की उस बाउंड्री को क्रॉस करके अटैचमेंट की तरफ हम चले गए, राइट वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक दुविधा रहती है। राइट तो मैं अपने जो दर्शक हैं, मेरे पास एक थर्मोमीटर है, मैं एक थर्मोमीटर लेकर आया हूँ, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि मेरे अटैचमेंट है तो कितना है और कितना नहीं है। वाओ, प्लीज प्लीज शेयर इट विद अस, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो ये थर्मोमीटर ये है, एक लाइन अगर याद रखें तो हम बहुत इजीली कंपेयर कर पाएंगे इसको, कि ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत अच्छा स्लोगन है, जी मुझे स्लोगन याद आता है, कहा जाता है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। ओके पवित्रता एक माँ है और सुख और शांति उसके बेटे हैं। ठीक उसी प्रकार अटैचमेंट माँ है और उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है डर और दूसरे का नाम है चिंता। ओके तो जहाँ अटैचमेंट होगा, ये रूल जो हमें याद करने लायक बात है, थर्मोमीटर की जो मैं बात कर रहा था, जहाँ अटैचमेंट होगा वहाँ दो चीज़ें हमेशा होंगी ही होंगी, एक डर दैट इज़ फियर और दूसरी चिंता दैट इज़ एंजाइटी। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 80% डर लग रहा है या 80% चिंता हो रही है, इसका मतलब मेरा 80% अटैचमेंट है। अगर 5% मुझे चिंता हो रही है तो इसका मतलब मेरा 5% अटैचमेंट है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, शायद और भी क्लियर हो सके। श्योर प्लीज। अब मान लीजिए कि घर में हैं और मैं पेरेंट हूँ और बच्ची जो है रात को नहीं आई, 10 बज गए, क्या होगा मेरा मेंटल स्टेट? एंजाइटी, प्रेशर, एंजाइटी होगी, चिंता भी, स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस होगा। अब 10 के बदले 12 बज गए, मेरी मेंटल स्टेट क्या होगी? बहुत रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस। 12 के बदले 1 हो गए, पैनिक। तो जैसे समय बीत रहा है मेरा डर और चिंता बढ़ते जा रहा है। इसको सिनेरियो को थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं। जी मान लीजिए कि पड़ोस में कोई कन्या है, 2-3 बिल्डिंग छोड़कर वहाँ पे कन्या है, वो 10 बजे नहीं आई, तो क्या मुझे उससे कितना फर्क पड़ेगा? कंसर्न रहेगा लेकिन प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर नहीं रहेगा। 12 बज गए तो ऐसा होगा, 12 बज गए, 1 बज गए, मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही, नहीं, चिंता होगी लेकिन फिर हम सो जाएंगे Yes. शायद। क्यों? वो भी तो कन्या है और ये भी कन्या है, तो फर्क किस बात का है? क्योंकि वो मेरी है। मेरी है, Right. शी इज माइन। राइट ये फीलिंग जो है ना, यही अटैचमेंट है। ओके तो ये रूल हर जगह वैलिड रहेगा, ये थर्मोमीटर हर जगह वैलिड रहेगा कि अगर अटैचमेंट को चेक करना है तो अटैचमेंट को ना फोकस करके हम अपने फियर को और अपनी चिंता को मेजर करें। एंड दिस रूल इज वैलिड इन एवरी सिचुएशन, वाओ। एनी सिचुएशन।
ब्यूटीफुल। ब्रदर, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स में कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको स्पेशली कैनेस्थेटिक, अगर आपको पता हो तो जी। कैनेस्थेटिक जो लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अपनी फैमिली को लेकर के ही इतने इमोशनल या अटैच्ड होते हैं, वो लोग सभी लोगों से उतने अटैच्ड होते हैं। किसी और के बारे में भी पता चल जाएगा तो भी उनको ऐसा लगता है मेरी ही की बच्ची को ये हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक तरीके के देखा जाए तो वो तो अच्छे इंसान है, इसीलिए उनके लिए परवाह कर रहे हैं, राइट? जी। लेकिन वो उनके लिए भी नुकसानदायक हो जाता है, जी। उनके शरीर पर भी उसका असर पड़ता है, तो वो तरह का अटैचमेंट भी हो सकता है, राइट? मैं आता हूँ इस बात पे, बहुत ही अच्छा आपने बात बताया। तो जो मैं बता रहा था कि डर और चिंता के आधार पे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा अटैचमेंट कितना है। राइट। बट जो आप बता रही हैं अनायका, जी। कि कई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे खबरें सुनकर भी परेशान हो जाते हैं। राइट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे मेरे बच्चे के प्रति ज़रा भी चिंता नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि बेटी को तो मैंने जन्म दिया है। तो हमें ये बताया जाता है कि अटैचमेंट के बदले, चिंता के बदले, चिंता मीन्स एंजाइटी, राइट। उसका अल्टरनेटिव है चिंतन, कंसर्न, ओके। केयर। तो अगर मैं कंसर्न रहूँगा, केयरफुल रहूँगा, तो मैं बड़े होशो आवाज़ से बच्चे को भी हेल्प कर पाऊँगा। ट्रू। क्योंकि हमको क्या लगता है, कई बार हमको लगता है नहीं अटैचमेंट होना चाहिए, अगर अटैचमेंट नहीं तो आदमी के अंदर फील, वो तो इंसान नहीं पत्थर है। राइट। ऐसा नहीं होता है। और यही होता है एक बच्चे के और मदर के रिलेशनशिप में। आजकल बच्चे अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद में माँ को, और ख़ास करके माँ को लगने लगता है कि बच्चा मुझसे अटैच नहीं है अभी उतना, करेक्ट। जितना वो उस दुनिया से अटैच हो गया है। तो वो भी एक तरीके का उनको प्रॉब्लम लगता है जी। जबकि वो बच्चा तो एक नई दुनिया एक्सप्लोर कर रहा है। तो वो अटैचमेंट में अगर आप नहीं भी है ना तो भी आसपास के लोग आपको बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। आप में अटैचमेंट नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे कैसे छोड़ दिया बच्चे को। तो वो भी एक, आई वांटेड टू नो कि ये सही है कि गलत है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कई बार क्या होता है ना कि ऐसे हमको लगता है कि इमोशंस हमें पावरफुल बनाते हैं, राइट। हमें बहुत भावनात्मक बनाते हैं, बट देखा गया है तो ये नेगेटिव इमोशंस हमें कमज़ोर बना देते हैं। एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल। प्लीज प्लीज। सी, पॉजिटिव इमोशंस को हमें बढ़ाना है, नेगेटिव को घटाना है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, बेस्ट एग्जांपल, कि हाउ ये नेगेटिव इमोशंस आदमी को डिसफंक्शनल बना देते हैं। जी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, ट्रू। बहुत बढ़िया से कर पा रहा है। अब वो अपनी डॉटर से अटैच्ड है और अभी ऑपरेशन रूम में उसकी डॉटर है। हाथ आपको लगता है कि वो कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके हाथ कांपेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे अटैचमेंट क्या करवा रहा है? तो लोग समझते हैं, कई पूछते हैं कि भाई आप कैसा ज्ञान ले रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि किसी का देहांत हो गया है तो हमें एकदम इमोशनल हो जाना चाहिए, उनके प्रति भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए? देखिए, किसी के बारे में कंसर्न रहना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ये होना भी चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकते। राइट। लेकिन अगर ऐसी घटना घटी है जहाँ पे इस प्रकार का सिचुएशन है, तो अगर मैं अटैच्ड हूँ तो मेरी डर और चिंता एक्सट्रीम हो जाएगी। राइट। तो मैं दूसरों को क्या सपोर्ट करूँगा? लोगों को तो पहले मुझे सपोर्ट करना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैं इनफैक्ट और भी विघ्न रूप या बाधक हो गया एक अच्छे कर्म में। सही बात है। तो जो माताएं जो दूर रहती हैं, जिनके बच्चे बहुत दूर रहते हैं, उनको ये बात रिवाइज कराना पड़ेगा कि अगर सच में मेरा बच्चे से बहुत प्यार है ना, तो मेरा बच्चा अपना एम्पायर खड़ा करे, अपने ही दुनिया जैसे जिए, मैं उसको आज़ाद करती हूँ। वाह। क्योंकि जहाँ ट्रू लव होता है ना अनायका, वहाँ पे सेक्रीफाइस होता है। जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, ये हमारा लव नहीं, ये अटैचमेंट है। क्योंकि अटैचमेंट स्वार्थ है, लव निस्वार्थ है। वाह। अटैचमेंट, लोग यहाँ तक कहते हैं कि लव इज़ अ डिवाइन, लव इज़ गॉड। यस। हमारे यहाँ तो दुनिया में लोग कई बार उसको नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं, कहते हैं कि आई एम फॉलन इन लव। यस। सो यू आर नॉट फॉलन इन लव, यू आर राइजन इन लव। वाह, ब्यूटीफुल। बिल्कुल। लव हमें गिराता नहीं, लव हमें चढ़ाता है। बिल्कुल। तो प्यार जो है ना, देने की भावना का नाम है, और लव क्या है? प्यार जो है देने की भावना है, लव जो है देने की भावना है। लेकिन अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो तुम्हें जो भी हो, बस आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, मुझे प्लेजर मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे युवा जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं लव और अटैचमेंट में। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस है लव और अटैचमेंट का। और दूसरी बात एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। प्लीज। कई बार लोग करते हैं कि ना, कोई मुझे प्यार करे, आई वॉन्ट दैट समबडी शुड लव मी। तो देखा जाए तो ये चीज़ ठीक है भी नहीं, क्योंकि लव देने का नाम है। राइट। और देखा गया है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो हम किसी को प्यार देते नहीं हैं। बिल्कुल। प्यार देने के पहले वो लव पहले मुझे एक्सपीरियंस होता है। वाह।
कहते हैं ना कि जिसके अगर हाथ में हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का रंग सबसे पहले हमारे हाथों में अपने लगता हाथों में लगता है, बिल्कुल है। तो लव का भी ऐसा ही है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल। तो हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया है, उपनिषद का एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट आता है जी जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, जी जिसमें वो बताते हैं कि अपनी जो वाइफ जो है उनसे बताते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं इसलिए प्यार करता हूँ तुम्हें क्योंकि मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। वाओ। सो जब हम दूसरों को लव करते हैं ना, तो हमको लगता है हम दूसरों को लव कर रहे हैं, बट उस लव का एक्सपीरियंस सबसे पहले किसको होता है? मुझको होता है। तो हमको क्या लगता है कि लव कोई मुझे दे, कोई हमें लव नहीं दे सकता है। Right. लव हमारा इंटरनल क्वालिटी है, वाह। आत्मा की मूल अवस्था है, जी और ये देने से बढ़ता है। बिल्कुल। और अक्सर करके हम क्या सोचते हैं कि मुझे तुमसे क्या मिला, मुझे तुमसे क्या Exactly, मिला। या सही बात। तो जिस रिलेशन में हम समझते हैं कि मैं थोड़ा उसके लिए हार्श टर्म यूज़ करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ बेसिकली अ बिजनेस, बिकॉज वी आर काउंटिंग कि मैंने तुम्हें इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुमने नहीं किया। और कई बार क्या होता है ना, कई पेरेंट्स होते हैं कि जो बच्चों को इसलिए पालते पोसते हैं जी कि उनको रहता है कि ये जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये मेरी सेवा करेगा, मेरा बिल्कुल। पालन पोषण करेगा। बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा स्वार्थ वाला फैक्टर जुड़ जाता है। बिल्कुल। और कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि मेरा बेटा भले जो भी रहे, जहाँ पे भी रहे, खुश रहे। तो निस्वार्थ तरीके से अगर पालन पोषण होता है ना, तो उस निस्वार्थता का रिटर्न भी हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल ब्रदर, जब हम बात करते हैं निस्वार्थ प्यार की, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा निस्वार्थ प्यार हमें कौन देता है? नायिका, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज़ है, एंटिटी है, जो हमें निस्वार्थ प्यार कर सकता है। जी। क्योंकि दुनिया के संबंध तो हर जन्म में चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक एंटिटी है जो सदैव बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हमसे प्यार करता है, और वो कोई और नहीं लेकिन परमात्मा, ईश्वर या गॉड। बिल्कुल। क्योंकि उनको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए देखा गया कि जब कुछ भी बात होती है तो मनुष्य के अंतर्मन में कहीं ना कहीं रहता है कि फाइनली कोई मुझे सपोर्ट करे चाहे ना करे, वो ज़रूर करेगा। ब्यूटीफुल। सो हम ये भी चाहेंगे, मेरे दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें भी वैरायटीज आ जाती हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। जी। कि कई बार क्या होता है कि हम भगवान को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा। राइट। दैट इज अगेन कंडीशनल, दिस इज नॉट अनकंडीशनल। एग्जैक्टली। और एक होता है कि भगवान मुझे हेल्प करे चाहे ना करें, देन ऑल्सो आई विल लव हिम, यस। देन ऑल्सो आई विल सेक्रीफाइस, देन ऑल्सो उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए मैं सहयोगी बन जाऊंगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। और सोचिए कि जब ऐसे निस्वार्थता से कोई व्यक्ति भगवान को प्यार करेगा, तो उस व्यक्ति को भगवान क्यों नहीं प्यार करेगा? ब्रदर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें प्यार को समझना है तो उसको एज अ वर्च्यू समझना है, ना कि एज अ इमोशन। और उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो एक डाउट है कि भाई इमोशनल होना यही प्यार है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि निस्वार्थ प्यार यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमने आज ये भी जाना कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर रखें, अगर हम सामने वाले व्यक्ति को समझें, अगर हम सामने वाले व्यक्ति को आज़ाद छोड़ दें, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दें, और फिर आप देखेंगे कि जब जब वो आपके पास आएंगे ना फिर से, तो आपको एक नए व्यक्ति के रूप में नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको कोई बॉन्डेजेस से, कोई तरह की ईगो से, कोई तरह की आई वुड से बंधनों से बंध करके नहीं रखा होगा, आपने उन्हें आज़ाद छोड़ा होगा। और जब वो आपके पास आएंगे तो वो भी उस आज़ादी को फील करेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।